हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फोर्सेस एंड मैटर। फोर्सेस एंड मैटर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है या हौसला है वो भी डिस्कस करेंगे। फोर्सेस एंड मैटर, फोर्सेस के हवाले से पढ़ेंगे, मैटर के हवाले से पढ़ेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, हम जो फोर्स को थ्रू प्रेशर या थ्रू लिक्विड कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हाइड्रोलिक मशीन हो गई वो भी डिस्कस करेंगे। और वो जो है हौसला, हौसला भी डिस्कस करेंगे। हौसला क्या है, हौसला की क्या स्टेटमेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो पास्कल्स लॉ होता है जिसको हम कहते हैं एज अ प्रेशर लॉ, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रेशर क्या है, फिर आते हैं कि जो मटेरियल्स है उनमें एक्सटेंशन कैसे आती है, उनमें जो एक्सटेंशन है जो एक्सपेंशन है वो कैसे आती है। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज फोर्स। तो आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे फोर्स क्या और ऐसे कि फोर्स क्या है। फोर्स is an agent by which any object can move or stop। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जिसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप कर सकता है या स्टार्ट कर सकता है, शुरू कर सकता है या खत्म कर सकता है अपना मोशन। ओके, दैट इज एक्चुअली फोर्स। तो ये लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा जब फोर्स अप्लाई करें तो मोशन में आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि हम फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। इट मींस फोर्स इज एन एजेंट बाय व्हिच एनीथिंग कैन मूव और स्टॉप। कोई भी चीज मूव भी कर सकती है या स्टॉप भी कर सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट we apply a force and that object will stop its motion. It is not necessary that we apply a force and object will stop its motion. There is possibility it may start its motion. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करे वहीं से। ओके, तो ये फोर्स है सिंपली। फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल की सेकंड लाइफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल एम ए। आपने ये पढ़ा ये। और दूसरी पॉइंट, हम फोर्स को यूज करते हैं किसी चीज को ब्रेक करने के लिए या किसी चीज को हम जब टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, तो हम यूज करते हैं फोर्स। सपोज करिए हमारे पास कोई मटेरियल है, हमारे पास ये कोई एक मटेरियल है, दिस इज अ मटेरियल। इट्स शेप इज अबाउट बिफोर अप्लाइंग अ फोर्स। ये इसकी वो शेप है जो फोर्स लगाने से पहले वाली शेप इसकी। सपोज करते हैं हमने इस पर फोर्स लगाया है, सपोज करें इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद जो इसकी शेप हुई है वो शेप इसकी ये है। दिस इज इट्स शेप आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स। ये इसकी शेप है। तो फोर्स की मदद से हम किसी चीज की जो शेप है, साइज है, वो वेरी कर सकते हैं, वो तब्दील कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। यहाँ पर जो हम स्पेशली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिक्विड और सॉलिड के हवाले से। ठीक है, यहाँ पर गैसेस का थोड़ा सा कम जिक्र है, सॉलिड और लिक्विड। ये कोई सॉलिड मटेरियल है, जब हम इसको फोर्स लगाते हैं इसकी शेप क्या होगी, इस तरह होगी। इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। जो ओरिजिनल शेप थी उसमें तब्दीली आई है, डिफॉर्म हुई, चेंज हुई, तो उसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। द चेंज इन ओरिजिनल कंडीशंस, द चेंज इन ओरिजिनल पैरामीटर्स और फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। जो ओरिजिनल फैक्टर्स है उनमें जो तब्दीली आती है उसी को कहते हैं दिस इज अ डिफॉर्मेशन। सो इट मींस डिफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स साइज शेप, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी साइज या शेप को चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को जब डिफॉर्म किया है तो इसकी शेप ये हुई है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो आप डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन नोट करें। ओके, लेकिन डिफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस in which any object lost its original
shape or size. Process in which object lost its original shape or size. वो प्रोसेस, वो फिनोमेना जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी जो असली कंडीशन है, असली हालत है, उसी को क्या करे, डिफॉर्म करे, डिस्टर्ब करे. दैट फिनोमेना इज एक्चुअली सेड टू बी डिफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. ये डिफॉर्मेशन है, ये किस में, ये डिफॉर्मेशन है ये सॉलिड्स में. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज करें लेट्स सपोज दिस इज अ स्प्रिंग. एक है हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ये इसकी ए शेप थी और ये इसकी बी थी. ये भी इसकी सपोज करें ए शेप है और ये इसकी बी शेप है. ये इसकी ए शेप थी और ये इसकी बी शेप है. जस्ट 1 मिनट में लाइट चलाऊं. तो लाइट चली गई है. ओके, तो लाइट चली गई थी. ये क्या है, इसकी ओरिजिनल शेप है. जब हम इसी पर फोर्स लगाएंगे तो इसी की शेप में आएगी तब्दीली. सपोज करें किसी तब्दीली आती है. इसका डिस्टेंस बढ़ गया है थोड़ा, बस इस तक का. ठीक है, पहले ये डिस्टेंस है, फिर क्या हुआ, ये हुआ, ये जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा आ गया है. तो फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या आई है, इसकी साइज में, शेप में क्या ये तब्दीली आई. पहले इसके जो ये रीजन्स थे वो डेंसर थे, इन पर क्या थी, डेंसिटी आई थी, कंप्रेशन थी. फिर क्या हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया. तो इट मींस बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज साइज, शेप. साइज और चेंज शेप को हम चेंज कर सकते हैं. और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. इट मींस रिमूवल ऑफ ओरिजिनल शेप. जो ओरिजिनल शेप है उसका जो रिमूवल है, जो रिमूवल प्रोसेस है, दैट इज एक्चुअली डिफॉर्मेशन. ओके, दूसरी पॉइंट, हमारे पास ये सॉलिड था, हमने इसको बेंड कर लिया. सपोज करें हमने इसको बेंड कर लिया सॉलिड को. बेंड करने के बाद ये अपनी जो ओरिजिनल शेप है ये अख्तियार बिल्कुल भी नहीं करेगा. दिस विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा. हमने इसको टर्न कर लिया है, ठीक है, डिफॉर्म कर दिया है, मोड़ दिया है. जब हमने इस पर फोर्स रिलीज किया है तो इसने फिर अपनी जो सेम शेप थी वो अख्तियार नहीं की है. उसकी जो शेप है वो क्या है, वो सेम ही रही है. ठीक है, ये मोड़े हुई है. ठीक है, हाँ, स्प्रिंग की तरफ ये स्प्रिंग है, इस पर हमने जब फोर्स लगाया है तो इसमें आई है डिफॉर्मेशन, शेप में आई तब्दीली, साइज में आई तब्दीली. जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं, जब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये अपनी सेम शेप अख्तियार करेगा जैसी तरह फर्स्ट की है. जब जब हम इस पर जो फोर्स लगाया है वो फोर्स रिमूव कर देंगे तो ये स्प्रिंग अपनी सेम शेप अख्तियार करेगा जैसे ये है. ओके, तो वो प्रोसेस या वो मटेरियल की नेचर या वो मटेरियल का बिहेवियर जिसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रीगेन कर सके, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इलास्टिसिटी. उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें प्रेशर लगाने के बाद या फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को रीगेन करते हैं, रीयूटिलाइज करते हैं. ओके, अगेन एंड अगेन यूटिलाइज करते हैं. जो शेप है उसको परमानेंट रखते हैं. डिफॉर्मेशन के बाद वो क्या करते हैं, अपनी शेप को परमानेंट रखने की कोशिश करते हैं. जस्ट लाइक स्प्रिंग, फोर्स को लगाया फिर रिमूव किया फिर सेम शेप. तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी. ओके, और इस फिनोमेना को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज में तब्दीली आई है, ऑब्जेक्ट की शेप में तब्दीली आई है, तो इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी. वो फिनोमेना जिसमें शेप ऑब्जेक्ट की चेंज हुई है उसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. उसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन.
उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ओके, ये डिफॉर्मेशन है। अच्छा, एक बात, हमने इस पर फोर्स लगाया है, ठीक है, इस पर जितना फोर्स लगेगा उतना ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इन चीजों को भी एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो फोर्स है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, हमारे पास होता है हुक्स लॉ। इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कितना फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, कितना फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कब होगा या कब होगा या कम कब होगा, ये जो फैक्टर्स है, ये जो पैरामीटर्स हैं इलास्टिक मटेरियल की, ये जो बिहेवियर्स है इलास्टिक मटेरियल्स के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है हुक्स लॉ। कौन सा? हुक्स लॉ। इन मटेरियल का जो बिहेवियर है उनको एक्सप्लेन करने के लिए है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, इनको मैं रिमूव कर देता हूं, फिर हम हुक्स लॉ को समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर तो फोर्स के बाद प्रेशर है फौरन, ठीक है, मगर हमने उसको लीव कर दिया है क्योंकि हम जो लास्ट वाली टॉपिक है पास्कल लॉ वगैरह, ठीक है, उसी के साथ ही कनेक्टेड करके हम उस प्रेशर को डिस्कस कर लेंगे। ओके, नो मैं ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी हम डिस्कस कर देंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की क्या एक्सप्लेनेशन दी, किस चीज को एक्सप्लेन करने की हुक्स लॉ ने कोशिश की है, क्यों हुक्स लॉ आया है, व्हाट रीजन, व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड दिस हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ के पीछे क्या फिलॉसफी, क्या रीजंस हैं इनको स्टडी करने की, अभी ये स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये रिमूव कर दूं। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। मैं डेफिनेशन तो यहाँ पर नोट नहीं करता, आपको ये करना चाहिए कि वीडियो को पास करके कोशिश करके ये डेफिनेशंस नोट करें कॉपी पर, ठीक है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट जो चले, जितना हो सके कॉन्सेप्ट स्टडी करें। अगर मैं भी यहाँ डेफिनेशन लिखूं, बुक में भी लिखी हुई है, तो टाइम बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा ना। डेफिनेशन बुक में भी है, मैं भी बताऊं, मैं लिखूं, बता दो, बताता नहीं तो अगर बताऊंगा नहीं आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, बताऊंगा जरूर, मगर लिखने के लिए ये थोड़ी सी आप तकलीफ कर लेंगे, ठीक है, नो मैटर। इसको रिमूव कर दूं। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। अभी आते हैं हुक्स लॉ की तरफ कि हुक्स लॉ क्या कहता है। What is Hux's law? Now there is a simple statement, simple concept of Hux's law behind the elastic materials. Okay. या ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो इलास्टिक नहीं होते, उनके लिए भी है गुड है। तो हुक्स लॉ की मतलब स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ एक्सप्लेन्स दैट, सर हुक tries to explain that tension is directly proportional to extension. टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी टेंशन हम ज्यादा देंगे उतनी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, जितनी टेंशन ज्यादा देंगे उसमें उतनी एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। कैसे? सपोज करें दिस इज अ मटेरियल, ये कोई हमारे पास मटेरियल जिसका नाम हम स्प्रिंग कहते हैं। क्या है ये? स्प्रिंग है। जब हम इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स का मतलब है टेंशन, टेंशन भी एक फोर्स होती है। टेंशन क्या होती है? फोर्स होती है। जब हम इस पर टेंशन लगाएंगे, ओके, जब हम इस पर टेंशन लगाएंगे इस तरह, इसमें क्या होगी? एक्सटेंशन होगी, इसमें एक्सटेंशन होगी। तो हम जितनी ज्यादा टेंशन देंगे उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आएगी। जितनी ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे हम पीछे, उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आएगी।
अभी देखिए इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज नोट करें और फिर इसके तरफ के कौन सी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है। आप देख सकते हैं कि इनकी दरमियान में जो मीडियम है, मीडियम का मतलब ये है कि इनके दरमियान में जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है वो क्या है, बिल्कुल लो गैप है। यहाँ पर जो इनके दरमियान मीडियम है, जो ये एरिया है, जो पार्ट है या ये सेक्शन है, ये हाईली कंप्रेस्ड है। दिस इज अ कंप्रेस्ड सेक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये डेंसर सेक्शन है। सेम वे से इस तरफ जब हमने टेंशन दी, टेंशन देने से आई है एक्सटेंशन, उसमें माध्यवी चाहिए ग्रोथ आई है। ओके, तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी टेंशन उतनी एक्सटेंशन। ओके, जितनी इसमें एक्सटेंशन आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, टेंशन के साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो मीडियम है वो क्या है, वो डेंसर, इनके दरमियान जो गैप है वो क्या है, वो स्मॉल लिटिल बिट है। इसकी तरफ देखेंगे तो इनके दरमियान में जो गैप है वो गैप कुछ ज्यादा है। क्या है, आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सटेंशन के लिए कोई स्प्रिंग ऐड किया है, इसमें सेम ही स्प्रिंग है जिसको हमने एक्सटेंड किया है। ओके, तो ये जो एक्सटेंशन है दिस इज बिकॉज़ ऑफ टेंशन। सपोज करते हैं ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ओरिजिनल डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये है x और ये भी है हमारे पास x है। ये जो x का हिस्सा आया है, ये जो x का पार्ट सेक्शन है, इसको कहते हैं x नॉट, इसको कहते हैं x नॉट। ये क्या है हमारे पास, x नॉट है। इट मींस दिस इज एक्सटेंशन, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। दिस इज ओरिजिनल लेंथ, दिस इज एक्सटेंडेड लेंथ। इसको क्या कहेंगे, इस सेक्शन को दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड लेंथ। इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है। ये जो बड़ी हुई लेंथ है उसको कहते हैं दिस एक्सटेंडेड, वो एक्स नॉट। ये ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या कहेंगे, एक्स होगा। मतलब ये ना, ये मत समझना है कि ये ओरिजिनल लेंथ है ये एक्सटेंडेड है, नहीं, ये एक्सटेंडेड है, ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये क्या है इसकी ओरिजिनल लेंथ है। अगर आपसे कहा जाए कि ये टोटल लेंथ है इसकी, इतनी तो क्या हुई है, इतनी सेम है, ये क्या हुई हमारे पास, ऐसा ये एक्सटेंड हुआ, ये बड़ा हुआ ऐसा। अगर आपसे कहा जाए कि ये टोटल लेंथ है, टोटल कैसे मालूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सपोज करें एक्स टी, यहाँ से लिखते हैं टोटल लेंथ एल टी इज इक्वल टू, टोटल कैसे मालूम करेंगे, ये जो चेंज चाहिए, चेंज को हम ऐड करेंगे ओरिजिनल में। टोटल कैसे मालूम करेंगे, जो चेंज चाहिए उसी को ऐड करेंगे ओरिजिनल में, जो एक्सटेंड है और जो ओरिजिनल है उनको ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो टोटल लेंथ क्या आएगी हमारे पास, x प्लस में x नॉट, ये हमारे पास आएगी एक्सटेंडेड लेंथ। ये वो लेंथ है एक्सटेंडेड जिसको हम टेंशन देने के बाद जो लेंथ में इजाफा हुआ है वो लेंथ भी है इसमें, और वो लेंथ भी जो ओरिजिनल थी इसमें, ठीक है, ये टोटल लेंथ है। तो इसको सिंपली नाम दिया गया है बुक में स्ट्रेच्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच्ड लेंथ। इसको कहते हैं, थोड़ी सी आवाज होती होगी, थोड़ा कंट्रोल कर लें, ठीक है, स्ट्रेच्ड लेंथ, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड। ये क्या है हमारे पास, एक्सटेंडेड ऐसा है, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ ओरिजिनल लेंथ। इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल। तो हम जो एक्सटेंडेड लेंथ है
सॉरी जो टोटल लेंथ वो कैसे मालूम कर सकते हैं, जो एक्सटेंडेड लेंथ का पोर्शन है और जो ओरिजिनल लेंथ का पोर्शन है, जब उनको दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो ये थी अबाउट स्टेशनरी। हम आ रहे हैं हमारे अपने सेम डिस्कशन की तरफ। ओक्सला क्या कहना चाहता है, ओक्सला कहता है आप जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत ज्यादा होगा। F is directly proportional to x, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उसमें जो टेंशन है वो ज्यादा आएगी। यहाँ इसकी सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ओके, और दूसरी पॉइंट, जब हम इस स्प्रिंग को लीव करेंगे, जब हम इस स्प्रिंग को लीव करेंगे तो ये स्प्रिंग फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। दिस स्प्रिंग विल मूव टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी सेम पोजीशन की तरफ जाएगा। ओके, हमने फोर्स किधर लगाया, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और स्प्रिंग आता भी किधर है, आता भी इस डायरेक्शन में है, मगर इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो उसी तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। वो कहता जाने की कोशिश करेगा जो इसकी ओरिजिनल शेप है वो है एक्स, जो ओरिजिनल पोजीशन जो ओरिजिनल जगह है उधर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो एक्स है हम इसको लेते हैं नेगेटिव, हम इसको लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है आपको तो होता है ना, जब हम इसको लीव करेंगे तो ये किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने फोर्स लगाया इस तरह तो धक्का दे दिया तो ये आगे चले जाए, ऐसा होता है ना। वैसे तो सपोज करें कोई बंदा है, हमने इसको धक्का लगा दिया वो आगे गया, आगे गया तो जब फोर्स लीव करेंगे वैसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा और फिर भी आगे ही जाएगा। यहाँ पर स्प्रिंग में ऐसा नहीं है, फोर्स लगाने के बाद जब हम लीव करेंगे स्प्रिंग को तो फिर स्प्रिंग अपनी सेम पोजीशन की तरफ आता जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन, हम इसीलिए नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। ओके, आई थिंक दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। ओके, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो f का डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, वो है नेगेटिव x के साथ है। नेगेटिव शोस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती है ये नेगेटिव साइन। ओके, इस प्रोपोर्शन को खत्म करके हम देते हैं एक रूम कांस्टेंट, रिमूव करके हम देते हैं कांस्टेंट -x, जिसको हम सिंपली लिखते हैं f इज इक्वल -k x। अब जानते हैं f हमारे पास फोर्स है, x हमारे पास जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है वो x है। हमारे पास ये k क्या है, व्हाट यू मीन बाय k, k क्या है, हम k को कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज नेम्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सिंपल इसका कांसेप्ट क्या होगा, थोड़ा सा सिंपली कांसेप्ट क्या होगा, इसका कांसेप्ट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का, देखिए। ओके, ठीक है, इधर ही बना देता हूं, ठीक है, इधर ही सपोज करें एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग हमारे पास ये है, दूसरा स्प्रिंग हमारे पास ये है, एक स्प्रिंग हमारे पास ये और एक ये, इसको मैं दोबारा बना देता हूं, एक स्प्रिंग ये है और एक ये, इसको कहते हैं दिस इज ए, इसको कहते हैं स्प्रिंग बी। ठीक है, अब देखिए या ऐसे एग्जांपल दे दो, एक स्प्रिंग है हमारे पास पेन का, जो पेन में यूज होता है स्प्रिंग, और दूसरा स्प्रिंग हमारे पास वो है ट्रैक्टर का, अभी ट्रैक्टर भी जा रहा है तो याद आ गया, एक स्प्रिंग है किसका, ट्रैक्टर का, बहुत बड़ा स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग है हमारे पास पेन का। तो दोनों पर जब फोर्स लगाएंगे तो जो उनमें एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी होगी सेम फोर्स पर, 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूं मैं पेन वाले स्प्रिंग को और 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूं मैं ट्रैक्टर वाले स्प्रिंग को, ठीक है, दोनों स्प्रिंग को मैं 2-2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो दोनों में जो एक्सटेंशन होगी वो सेम नहीं होगी, एक में ज्यादा होगी एक में कम होगी। ये जो डिफरेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की स्ट्रेच होने की, दैट इज एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली के, इसी को हम कहते हैं के।
अगर के ज्यादा होगी तो एफ हम कम लगाएंगे, अगर एफ ज्यादा तो के कम, या अगर के ज्यादा होगी तो एफ हम क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे, अगर के ज्यादा होगी तो एफ कम, अगर एफ ज्यादा तो के कम डालेंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीजन क्लियर है। ये सिंपली हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लें। हमारे पास f इज इक्वल माइनस के एक्स है, नेगेटिव साइन को फुल छोड़ दे दें, ठीक है। हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था वो कर लिया। अभी हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। और दूसरी बात ये भी माइंड होनी चाहिए, जब हम स्प्रिंग को लीव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाता है। ये जो ओरिजिनल पोजीशन पर जाने वाली प्रॉपर्टी है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है रीगेन करने की जो सलाहियत है, कैपेसिटी, एबिलिटी है, दैट इज एक्चुअली इलास्टिसिटी। उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। एंड मटेरियल्स आर सेड टू बी इलास्टिक मटेरियल्स, उन मटेरियल को क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। ये एमसीक्यू में पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए। यस सर, जरूर होगी। ओके, अभी आते हैं इस के का यूनिट क्या है। हमारे पास के f अपॉन x, x यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर आकर डिवाइड करेगा, f अपॉन में x इक्वल टू k। तो आप जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। s का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर। तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स विल बी यूनिट ऑफ k। ये k का यूनिट हो जाएगा। ओके, तो आप ये नोट कर लें। अभी इनके बेस पर एक दो हम प्रॉब्लम कर लें, एमसीक्यूज करें, उसके बाद हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। फिर आएंगे कि प्रेशर क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे इसमें समराइज कर लिए हैं। आपको जितना हो सके बुक की रीडिंग करें। जरूरी नहीं है कि मैं सारी टॉपिक्स को थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखूं तो आपको क्लियर होगा। इस वे से पढ़ें, ये कॉन्सेप्ट समझते चलें, ताकि जो एमसीक्यू देना आप इजीली क्रैक कर सकें, इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, ये पॉइंट्स नोट करते जाएं। लेट्स स्टार्ट, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, ये नोट कर, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी 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 मैं वीडियो देख लूं। हाँ, वीडियो चल रहा है, अभी 27 मिनट की हो चुकी है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दो। यस सर, रिमूव कर दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आपके लिए जो ना ये थोड़ा सा प्रॉपर वे से विजिबल हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर थ्योरी लिखिए। मैं आपको कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट के साथ चलें, ठीक है। ये रटाफिकेशन वाली बातें छोड़ दें, जितना हो सके आप ये पॉइंट्स नोट करें, काफी पर कोई मसला नहीं है। मगर खाम यहाँ पर टाइम जान करें, ये गलत बात है। डेफिनेशन सारे लिखूं फिर आपको समझाऊं, फिर 30 मिनट का लेक्चर होगा। जब मैं लिखूंगा थ्योरी लाइन के बारे में समझाऊंगा तो 30 फिर और मिनट हो जाएंगे, तो 30 मिनट वाला लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इस सोच में मत पड़े कि थ्योरी लिखेंगे सर, थ्योरी लिखेंगे तो समझ में आएगा। अपने माइंड को आज़ाद करें, फ्री करें, कोशिश करके चीज़ों से सिंसियर हो जाएं, ठीक है। अपनी स्टडी सिंसियर हो जाएं। ये थ्योरी वाले या थ्योरी नहीं, ये कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं चलना चाहिए। प्रॉपर वे से पढ़ें और आगे चलने की कोशिश करें। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं इनके बेसिस पर प्रॉब्लम। हमारे पास ये फॉर्मूला आया था ऑक्सला के मुताबिक। ऑक्सला के मुताबिक हमारे पास ये फॉर्मूला वो क्या है, f इज इक्वल माइनस के एक्स। अच्छा, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमने नहीं की है, ठीक है। वो क्या है, इसका ग्राफ आप बुक में देखोगे तो ग्राफ मेंशन है, ठीक है। बुक में इसका ग्राफ क्लियरली मेंशन है। ये फोर्स है और ये एक्सटेंशन है, ये फोर्स है और ये एक्सटेंशन है, ग्राफ जिस वजह से, ठीक है। तो सिंपली मैं थोड़ी सी बातें बता दूं पहले, उसके बाद मैं इन पर आता हूं। ऑक्सीला किस चीज के लिए वैलिड है, सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए वैलिड है या गैसेस के लिए वैलिड है? कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए ऑक्सीला वैलिड है? माय क्वेश्चन इज दैट मेटल की कौन सी स्टेट्स हैं जिनके लिए ऑक्सीला वैलिड है? एक्चुअली ऑक्सीला इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो ऑक्सीला है वो एक्सेप्टेबल है, वो वेरी वेल वैलिड है, ठीक है, अच्छे बेस से वैलिड है। सो ऑक्सीला इज वैलिड फॉर, ऑक्सीला वैलिड है किसके लिए?
सॉलिड के लिए भी है दूसरी पॉइंट, लिक्विड के लिए भी है और तीसरी पॉइंट गैसेस के लिए भी है, ठीक है। ऑक्सीजन इन तीनों चीजों के लिए क्या है, वैलिड है। ओके, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये ग्राफ है फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन। जितनी बिगाड़ ज्यादा होगी उसमें, जितनी फोर्स ज्यादा लगेगा उतनी बिगाड़ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आप देख सकते हैं कि जब इस पॉइंट से हम आगे चलते हैं तो ग्राफ में क्या आते हैं, ग्राफ में आती है कर्विंग। ग्राफ को इस वे से हो जाता है, कर्व हो जाता है। ये क्यों कर्व होता है, एक्चुअली जो फोर्स है, जो डिफॉर्मेशन है, जो चीज को टर्न करने की एबिलिटी है, वो एबिलिटी लाया करती किसी न किसी लिमिट में। जब हम आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे तो वो चीज क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, वो चीज अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। ओके, तो जब ये चीज कोई ब्रेक हो जाती है तो ओक्सला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। ओक्सला क्या कहता है, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी हम टेंशन देंगे उतनी एक्सटेंशन होगी उसमें। यहाँ पर अगर हम आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे तो क्या होगा, तो उस चीज की जो शेप है या उसकी जो साइज है, लेंथ है, वो एक बार टूट गई तो दोबारा अपनी जो ओरिजिनल शेप है, साइज है, वो रीगेन नहीं कर पाएगी। तो उन चीजों के लिए जो है ना ओक्सला वैलिड नहीं है। ओक्सला वैलिड है एट सर्टेन कंडीशंस तक, ओक्सला वैलिड है एक लिमिटेड कंडीशंस तक वैलिड है। अगर हम इस चीज को ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। जब ये टूट जाएगी तो ओक्सला वैलिड होगा, फिर तो नहीं होगा ना। फिर तो ऐसे होना चाहिए, अगर ज्यादा लगाएं ये टूट जाए तो ओक्सला गलत होगा ना, इसमें तो एक्सटेंशन आएगी ही नहीं, वो टूट जाएगी। तो ओक्सला के लिए क्या एक लिमिट है मैक्सिमम, किसी भी चीज को इतना टर्न करो, इतना मोड़ो कि वो दोबारा अपनी पोजीशन को, शेप को रीगेन कर सके। एट दैट पॉइंट ओक्सला इज एक्सेप्टेबल, उन पॉइंट तक ओक्सला वैलिड है। जब हम आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे तो ये चीज अपनी जो शेप है, साइज है, वो दोबारा रीगेन नहीं कर पाएगी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म था पहले, फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ग्राफ टर्न करेगा, ओके सॉरी, ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ टर्न कर जाएगा। जो स्लोप था पहले क्या था, स्लोप कांस्टेंट था। जब हमने आउट ऑफ लिमिट फोर्स लगाया है तो ग्राफ में क्या आई है, कर्विंग आई है, ग्राफ में तब्दीली आई है। तो ओक्सला कहने का मतलब ये कि ओक्सला वैलिड है एट मैक्सिमम लिमिट तक। अगर हम आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे तो हमारे पास जो ओक्सला होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ओके, क्लियर है। तो इस पॉइंट तक ओक्सला वैलिड है, अगर आगे जाएंगे तो हम इसका खुद जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो और ये पॉइंट्स भी माइंड होने चाहिए कि ओक्सला वैलिड है, सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए वैलिड है और गैसेस के लिए वैलिड है। ये आपके बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। हम मोस्टली क्या करते हैं, बस स्प्रिंग लेकर उसको खींचते हैं, ओक्सला स्टडी कर लिया, ऐसा नहीं है। ओक्सला वैलिड है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, गैसेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ओके, तो आते हैं आगे। मैंने कहा इस फार्मूले पर हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं। सपोज करें ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है। इस पर हमने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, और इसकी जो के है, सपोज कर इसकी जो के की वैल्यू है वो है 2 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स। देन हाउ मच इट कैन बी डिस्प्लेस्ड, वो कितना डिस्प्लेस हो सकता है। फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन, के की वैल्यू क्या है, 2 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, और जो x है, x की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं। फार्मूला है हमारे पास f इक्वल माइनस के एक्स, वही आप कैलकुलेट x, तो f अपॉन k, f कितनी हमारे पास, f है 20, और जो हमारे पास k की वैल्यू क्या है वो है 2 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, या 20 न्यूटन, न्यूटन कैंसिल है 1 टू द 2, तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10 मीटर, क्या आ जाएगा 1 टू द 2, क्या बचा 1 और 0 10,
ये आ जाएगा 10 मीटर। क्या ये इसकी जो एक्स है वो क्या है, वो आई है 10 मीटर। ओके, इसकी आई है 10 मीटर। और दूसरी वे से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैसे? अगर मैं कहूँ आप एफ मालूम करें, अगर हमारे पास एक्स है 10 मीटर है, एक्स क्या है 10 मीटर है, और जो के की वैल्यू वो है 0.5 न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स, देन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आप कर सकते हैं, आपको पता है f इक्वल माइनस के एक्स, एफ सेम माइनस एम, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 0.5 इनटू एक्स की क्या है हमारे पास, वो है 10। 0 और पॉइंट कैंसिल, तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा हमारे पास 5 न्यूटन, फोर्स आएगा 5 न्यूटन। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्टली बता दिया पहले आपको मैंने, अगर हमारे पास एफ होगी ज्यादा तो के की वैल्यू क्या होगी कम। आप देख सकते हैं ये 0.5 है, तो ये क्या है एफ है, 5 न्यूटन है। इस तरफ क्या है, अगर एफ ज्यादा है तो के की वैल्यू क्या होगी कम, एफ यहाँ पर ज्यादा है तो के की वैल्यू क्या होगी कम, अगर के होगी कम तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस। ये आज के लिए काफी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या और पास प्रेशर क्या है, या जो हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन है वो कैसे काम करती है, उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में। इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर्स होंगे, एक तो हो गया हमारा और लास्ट वन होगा इंशाल्लाह इसके बाद। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मीट अगेन, थैंक यू सो मच।